नमस्कार बच्चों, सिद्धाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, हम 11वीं क्लास में पढ़ रहे थे पीरियोडिक टेबल, और पीरियोडिक टेबल में हमने तत्वों का वर्गीकरण पढ़ा था। और वर्गीकरण में हमने पढ़ लिया था क्या, एक तो एस ब्लॉक का वर्गीकरण, एक पी का, एक डी का, और अब चलेगा आपके एफ का। तो क्या लिखेंगे अपन, एफ ब्लॉक का वर्गीकरण। और किसके आधार पर कर रहे थे अपन कि अंतिम इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में जा रहा है, एस में जा रहा है तो एस ब्लॉक का, पी में जा रहा है तो पी ब्लॉक का, डी में जाएगा तो डी ब्लॉक का, एफ में जाएगा तो एफ ब्लॉक का। देखिए, अब मैं हेडिंग लिखता हूं, एफ ब्लॉक बच रहा है अपना चौथा, एफ ब्लॉक। ये लो एफ ब्लॉक। देखिए, एफ ब्लॉक क्या है कि ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां प्रवेश करते हैं, ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां प्रवेश करते हैं बच्चों, एफ उपकोष में। कौन से उपकोष में, एफ उपकोष में। तो वो कौन से कहलाएंगे आपके, एफ ब्लॉक के तत्व। तो क्या लिखेंगे अपन कि वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश करता है, वो कौन से तत्व कहलाते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। कौन से ब्लॉक के बच्चों, एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ये लो, इनका देखो जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, अब देखो ये थोड़ा सा रटने का है, या ना बस फैक्चुअल डेटा है, बाकी अब आगे आएगा ना वो समझने का आएगा सब कुछ, ठीक है। न्यूमेरिकल्स वगैरह भी आएंगे उसमें। फिर अभी तो थ्योरेटिकल चल रहा था, इतिहास वाला था ना, इसलिए। तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, सुनो क्या लिखेंगे, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है, देखो n-2 F1 to 14, यानी F के अंदर कम से कम एक इलेक्ट्रॉन, ज्यादा से ज्यादा 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। आगे n-1 D 0 से 1, और आगे क्या होगा आपकी ns2, आगे क्या होगा ns2। ये F ब्लॉक का, डी ब्लॉक का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आपके इंपॉर्टेंट है। किसका, एफ ब्लॉक का और डी ब्लॉक का। ये वाला इंपॉर्टेंट है, क्यों, ये थोड़ा बड़ा है इसलिए। बाकी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक तो छोटे छोटे हैं, तो डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक से पूछेगा। हाँ, 11वीं क्लास में हो सकता है वो एस ब्लॉक से पूछ ले, 11वीं क्लास तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है। लेकिन मान लो आपसे 12वीं क्लास में डी ब्लॉक एफ ब्लॉक है आपकी, दोनों ही, पी ब्लॉक एस ब्लॉक तो है ही नहीं। तो अपन तो 12वीं क्लास या फिर आगे नीट जेई वगैरह ना कंपटीशन एग्जाम में कैसे पूछ सकता है। तो होता है। ये लो, अब सुनो आगे। एफ ब्लॉक जो है ना, एफ ब्लॉक जैसे डी ब्लॉक में 4 श्रेणियां थी, ऐसे एफ ब्लॉक में कितनी श्रेणियां हैं, 2। तो क्या लिखेंगे अपन, एफ ब्लॉक में 2 श्रेणियां होती हैं। एफ ब्लॉक में कितनी श्रेणियां हैं, एफ ब्लॉक में 2 श्रेणियां हैं। कितनी श्रेणियां हैं बच्चों, 2 श्रेणियां हैं। और वो 2 कौन कौन सी हैं, सुनो। एक तो है आपके लेंथेनाइड श्रेणी। कौन सी, लेंथेनाइड श्रेणी। कौन सी श्रेणी है, लेंथेनाइड। और देखिए ये कहां से कहां तक है, ये है आपके सीरियम का परमाणु क्रमांक है आपके 58, वहां से लेकर, और ये है आपके लुटेशियम का परमाणु क्रमांक है आपके 71। तो 58,
सीरियम से लेके लुटेशियम 71 तक टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए आपके 14। अब देखिए जो लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व है ना, ये आपके पृथ्वी पर बहुत है ना रेयर कंडीशन में पाए जाते हैं, दुर्लभ मात्रा में। दुर्लभ का मतलब अरे ढूंढने पे मुश्किल से मिली, तो क्या कहेंगे, लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों को हम दुर्लभ मृदा तत्व या फिर लेंथेनॉन भी कह देते हैं इनको, लेंथेनॉन। तो क्या कहेंगे अपन, इस श्रेणी के तत्वों को, इस श्रेणी के तत्वों को दुर्लभ मृदा तत्व। कौन से, दुर्लभ मृदा तत्व, या इंग्लिश में कहो इनको तो रेयर अर्थ मेटल। कौन से, रेयर अर्थ मेटल। ये लो इंग्लिश में लिख देता हूं साथ में, इंग्लिश क्या है इनकी, रेयर अर्थ मेटल, दुर्लभ मृदा या रेयर अर्थ मेटल, क्या दुर्लभ मृदा तत्व या दुर्लभ मृदा धातु एक ही बात है, ये सारे तत्व धातु होते हैं इसलिए। रेयर अर्थ एलिमेंट, ये लो एलिमेंट्स। रेयर अर्थ एलिमेंट्स, दुर्लभ मृदा तत्व। दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं इस श्रेणी के तत्वों को, इस श्रेणी के तत्वों को इस श्रेणी के तत्वों को ये लो, इस श्रेणी के तत्वों को क्या कहते हैं, दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं। हाँ जी, तो लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों को क्या कहते हैं अपन, दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं। अब देखो इसके अंदर लेंथेनाइड श्रेणी के अंदर एक, या ऐसे में पहले ऐसे कह दूं कि ये एक तो थर्डवी ग्रुप के अंदर आते हैं, ये थर्डवी समूह के अंदर। कौन से समूह के अंदर, थर्डवी समूह के अंदर, छठे आवर्त के अंदर। तो क्या कहेंगे अपन, ये सिक्स्थ आवर्त तथा थर्ड बी, मैनलीफ के अनुसार कौन सा, थर्ड बी समूह में, समूह कह दो वर्ग कह दो, समूह या फिर कह दो वर्ग में आते हैं, में आते हैं। अब देखो इसमें एक प्रोमेथियम एक ऐसा तत्व है जो एकमात्र कैसा रेडियो एक्टिव तत्व है, वो कैसा है, रेडियो एक्टिव। तो क्या लिखेंगे अपन कि प्रोमेथियम एकमात्र ऐसा तत्व है जो कैसा है आपके, रेडियो एक्टिव। ये लो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा आपका कि प्रोमेथियम, कौन, प्रोमेथियम, और इसका सिंबल क्या है आपके, पीएम, पीएम। तो जब भी दो लेटर में सिंबल होते हैं ना, तो फर्स्ट लेटर है उसको हम कैपिटल लिखते हैं। कैसा लिखते हैं, कैपिटल, दूसरा वाला स्मॉल। तो प्रोमेथियम एकमात्र, या प्रोमेथियम ऐसे लिखता हूं मैं, प्रोमेथियम, प्रोमेथियम लेंथेनाइड श्रेणी का, कौन सी श्रेणी का, लेंथेनाइड श्रेणी का एकमात्र, याद रखना ये स्टेटमेंट, एकमात्र कृत्रिम, यानी ये प्राकृतिक रूप से नहीं मिलता, इसको प्रयोगशाला में बनाया जाएगा। तो कृत्रिम व रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव क्या होते हैं, ये बात हमने पीछे कर ली थी
कि ऐसे तत्व जिनके नाभिक अरे खुद ही टूटते रहते हैं, स्वतः ही टूटते रहते हैं और जुड़ते रहते हैं, यानी संलयित होते रहते हैं, उनको रेडियो एक्टिव बोलते हैं। तो कृत्रिम व रेडियो एक्टिव प्रकृति का होता है। इसका मतलब बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो कहां पाए जाएंगे? आपके नेचर में, प्रकृति में। ये लो एफ ब्लॉक, और एफ ब्लॉक की अपन ने ये सारी बातें लिख दी। देखो हाँ जी, ये आ रहा है बिल्कुल ठीक है। तो एकमात्र कैसा है ये? रेडियो एक्टिव। अब देखिए दूसरा क्या है? एक्टिनाइड श्रेणी। कौन सी श्रेणी? एक्टिनाइड। तो मैं दूसरी लिखता हूं एक्टिनाइड श्रेणी। पहली लेंथेनाइड थी, दूसरी एक्टिनाइड श्रेणी। ये लो दूसरी क्या है आपके? एक्टिनाइड श्रेणी। एक्टिनाइड श्रेणी। और देखिए एक्टिनाइड श्रेणी कहां से कहां तक है? तो लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व तो क्या कहला रहे थे? दुर्लभ मृदा तत्व। कहां गए वो? ये रे दुर्लभ मृदा तत्व, या इन्हीं को हम लेंथेनॉन भी कहते हैं, ठीक है ना। लेंथेनाइड श्रेणी की जो तत्व हैं इन्हें लेंथेनॉन भी कहते हैं। या इधर लिख दूं मैं, यहां से लिख दूं, ये लो लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों को लेंथेनॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? लेंथेनॉन भी कहते हैं, यानी इनको दुर्लभ मृदा तत्व या फिर क्या कहते हैं इनको? लेंथेनॉन। ऐसे एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व उनको एक्टिनॉन कह देंगे। कौन से? एक्टिनॉन। कौन से कह देंगे? एक्टिनॉन। सुनिए तो क्या कहा जाएगा कि ये कहां से कहां तक है आपके? ये है आपके सीरियम, सीरियम नहीं सॉरी, थोरियम। थोरियम, और इसका परमाणु क्रमांक कितना है आपके? 90। इससे लेके और कहां तक? इससे लेके और लॉरेंसियम, और लॉरेंसियम का परमाणु क्रमांक है आपका 103, यानी 90 से 103 तक। ये भी कितने हो गए आपकी? 14 एलिमेंट। तो 14 और 14 कितने हो गए आपके? 14 अरे 28। और ये जो है ये सातवें आवर्त और थर्ड ग्रुप से संबंधित हैं। तो क्या लिखेंगे? एक तो इन्हें या इस श्रेणी के तत्वों को एक्टिनॉन भी कहते हैं। कौन से? एक्टिनॉन भी कहते हैं। एक्टिनॉन भी कहते हैं। ये लो एक ये थर्ड बी ग्रुप, थर्ड बी समूह व सातवें वर्ग में, सेवंथ वर्ग में, सॉरी सेवंथ वर्ग तो ये हो गया समूह, सेवंथ आवर्त में, सातवें आवर्त में आते हैं। कौन से आवर्त में? सातवें आवर्त में आते हैं। आगे की बात सुनो, लेंथेनाइड श्रेणी में तो केवल प्रोमेथियम ही ऐसा तत्व था, जबकि एक्टिनाइड श्रेणी के सारे तत्व कैसे होते हैं? रेडियो एक्टिव। कैसे होते हैं? रेडियो एक्टिव। और उनमें से 3 एलिमेंट से 14 में से वो केवल प्रकृति में पाए जाते हैं, बाकी सारे किससे? प्रयोगशाला के अंदर तैयार किए जाते हैं। इसलिए उनको हम कृत्रिम तत्व या मानव निर्मित तत्व भी कह सकते हैं। कृत्रिम वालों को मानव निर्मित भी कह सकते हैं ना, ठीक है। तो क्या कहेंगे अपन? इस श्रेणी के सभी तत्व कैसे होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं। सभी तत्व कैसे होते हैं? सभी तत्व रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव होते हैं। ये लो दूसरा पॉइंट, थोरियम। एक तो कौन सा? थोरियम,
जो अपन ने ये लिख रखा है अभी थोरियम, पीछे लिखा था थोरियम, प्रोटेक्टिनियम व यूरेनियम को छोड़कर बाकी सभी तत्व कृत्रिम होते हैं। सभी तत्व कैसे होते हैं आपके? कृत्रिम। कैसे होते हैं बच्चों? कृत्रिम। आगे सुनो, हाँ जी, कृत्रिम हो गया। एक देखो, आपसे ये सवाल पूछा जाता है क्या कि एक्टिनाइड श्रेणी में परमाणु क्रमांक तो 92 है ना, 92, और 92 किसका? यूरेनियम। उसके बाद आने वाले तत्व हैं, इनको परा यूरेनियम तत्व कहते हैं। कौन से? परा यूरेनियम। परा मींस बाद में, यूरेनियम का मतलब यूरेनियम के बाद में आने वाले तत्व, या इनको इंग्लिश में ट्रांस यूरेनिक कह देते हैं। या इन्हीं कोई, ये हैवी एलिमेंट्स होते हैं, भारी धातु होते हैं, इसलिए इनको क्या कह देते हैं? अति भारी तत्व। तो क्या कहेंगे अपन कि एक्टिनाइड श्रेणी में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो क्या कहेंगे? एक्टिनाइड श्रेणी में, एक्टिनाइड श्रेणी में यूरेनियम, कौन? यूरेनियम, और इसका सिंबल क्या है? यू, के बाद आने वाले तत्व परा यूरेनियम, या इनको क्या कह सकते हैं? ट्रांस यूरेनिक, या इन्हीं को बोलते हैं अति भारी तत्व। ये 12वीं क्लास में सवाल आ चुका है, अति भारी तत्व। और 12वीं क्लास में सवाल कैसे आया था कि किसी एक परा यूरेनियम तत्व का नाम और संकेत लिखिए। आवर्त सारणी बनाई थी अपन ने एक्टिनाइड श्रेणी में, बस यूरेनियम के बाद जितने भी हैं, मेंडलीवियम लिख दो आप, नोवेलियम लिख दो, लॉरेंसियम लिख दो, कोई सा लिख दो बस, और उसका सिंबल लिखना था आपको। इतना सा सिंपल काम था। तो ट्रांस यूरेनिक या अति भारी तत्व भी कहलाते हैं। इन्हें प्रयोगशाला में यूरेनियम से, किससे? यूरेनियम से नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा, यानी नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन वाली अभिक्रियाएं हैं, नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा बनाया जाता है, अभिक्रियाओं द्वारा बनाया जाता है। ये लो, नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा बनाया जाता है। और देखिए, इसका मतलब ये कौन से हैं? मानव निर्मित तत्व या कृत्रिम तत्व। और सुनिए, तो एफ ब्लॉक में सभी तत्व क्या हैं? ये तो एक्टिनाइड श्रेणी की बात होगी। अब लिखते हैं अपन, देखो, अब लिखते हैं अपन किसके बारे में? एफ ब्लॉक ही चल रहा है, पर एफ ब्लॉक के बारे में 2-4 पॉइंट लिख देते हैं। देखो, एफ ब्लॉक के सभी तत्व, इसका मतलब एफ ब्लॉक के सभी तत्व का मतलब लेंथेनाइड एक्टिनाइड दोनों ही आगे भारी धातुएं हैं, यानी सारे तत्व क्या हैं? धातु। और कैसे हैं? हैवी। तो एफ ब्लॉक के सभी तत्व भारी धातुएं हैं। एक एफ ब्लॉक की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, कौन सी? सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था। जैसे डी ब्लॉक परिवर्तनशील दिखाता था, ऐसे ये भी दिखाता है एक से ज्यादा,
पर इनकी जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है वो क्या है, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। कौन सी होती है, +3। याद रखनी है, ये 12वीं क्लास में पूछा जा चुका है, ये 12वीं क्लास में पूछा जा चुका है ये सवाल। तो ये भी क्या है आपका इंपॉर्टेंट। कैसे पूछा कि लैंथेनाइडों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी है? अरे तो लैंथेनाइड हो या एक्टिनाइड हो एफ ब्लॉक में आते हैं। मैंने क्या लिखा थी, एफ ब्लॉकों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है वो कौन सी है, एफ ब्लॉक की +3। इसका मतलब लैंथेनाइड की पूछे तब भी +3 और एक्टिनाइड की पूछे तब भी +3। और देखिए इनके गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं भाई, इनके गलनांक क्वथनांक कैसे होते हैं, उच्च। हाँ जी, इनके गलनांक क्वथनांक कैसे होते हैं, उच्च होते हैं भाई। इनके गलनांक क्वथनांक कैसे होते हैं, उच्च होते हैं। हाँ जी, एक्टिनाइड श्रेणी हो गई। इनके गलनांक क्वथनांक कैसे होते हैं, उच्च। तो क्या लिखेंगे अपन, इनके गलनांक, गलनांक को मैंने कह रखा शॉर्ट में एमपी लिखेंगे अपन। क्या लिखेंगे, एमपी। क्या लिखेंगे बच्चों, एमपी। व क्वथनांक का मतलब बीपी। कैसे होते हैं, उच्च होते हैं। तो इनके गलनांक व क्वथनांक कैसे होते हैं, उच्च होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, उच्च। और देखिए इसके अलावा और तो कोई खास पॉइंट नहीं है इसके, ये ए ब्लॉक कंप्लीट हो जाता है इस तरीके से। अब देखो एक वर्गीकरण तो ये था, अंतिम इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में प्रवेश कर रहा है। और एक जो बोर नाम का साइंटिस्ट था, बोर, जिसने आधुनिक इसको आवर्त सारणी का जो दीर्घ रूप या वृद्ध रूप था उसको बनाया था, उस बोर ने भी तत्वों का वर्गीकरण किया है, उसने भी 4 भागों में किया है। तो अपन एक ये भी पढ़ लेते हैं, बोर का वर्गीकरण। किसका, बोर का। वैसे ज्यादा कुछ नहीं है, अपन ने गुणधर्म वगैरह सब कुछ लिखी थी, बस सिंपल सा लिख लेते हैं बोर का वर्गीकरण। तो बोर का वर्गीकरण क्या है, बोर का वर्गीकरण, बोर का वर्गीकरण। तो बोर ने भी क्या किया, सुनो, बोर ने क्या किया है कि बोर ने भी भाई जो बाह्यतम कोश है वो कैसा है, भरा हुआ है या खाली है, कैसा है, अर्धपूरित है, पूर्ण पूरित है, उसके आधार पर तत्वों को 4 भागों में इसने बांट दिया। इसने भी कितने भागों में बांट दिया, 4 भागों में। यानी यूं कह सकते हैं कि तत्वों को बाह्यतम कोश, कौन सा कोश बच्चों, बाह्यतम कोश। और बाह्यतम कोश को हम कौन सा कोश बोलते हैं, संयोजकता कोश, या मैं ऐसे कह दूं संयोजकता कोश। संयोजकता कोश, बाह्यतम कोश, या फिर इसको क्या कह सकते हैं अपन, संयोजकता कोश। इन तत्वों को बाह्यतम कोश या कह दो संयोजकता कोश के विन्यास के आधार पर, संयोजकता कोश के विन्यास के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 4 भागों में बांटा गया है, बांटा गया है। देखो एक तो क्या है, एक तो कहते हैं हम इनको सामान्य, या फिर इन्हीं को कहते हैं प्रतिनिधि तत्व। सामान्य या क्या कहते हैं, प्रतिनिधि तत्व। तो इसमें कौन से आएंगे आपके, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक वाले तत्व आएंगे। सामान्य या कह दो प्रतिनिधि, प्रतिनिधि का मतलब अरे जो वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, किसका, वर्ग का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। अरे मान लो आपका कोई ग्रुप है, अब उसका अरे प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, जो नेता होता है ग्रुप का, वही तो क्या कहलाएगा उसका, अरे प्रतिनिधि कहलाएगा। जो उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो क्या कहेंगे कि इनका जो है ना, अरे ये जो है इनका क्या, जो बाह्यतम कोश है, बाहर वाला कोश है, वो अपूर्ण होता है, भरा नहीं होता कंप्लीट। जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए कंप्लीट होने के लिए उतने होते नहीं है, तो क्या कहेंगे,
इनका बाह्यतम कोष कौन सा कोष? बाह्यतम कोष अपूर्ण, जबकि उपांत्य कोष, उपांत्य कोष क्या होता है, इसकी बात अपन ने पीछे की थी एक अंदर वाला संयोजकता कोष से। तो उपांत्य कोष कैसा होता है? पूर्ण होता है, पूर्ण होता है। तो बाह्यतम कोष तो कैसा है इनका? अपूर्ण, जबकि उपांत्य कोष कैसा है इनका? पूर्ण। तो ये कौन से तत्व हैं? प्रतिनिधि तत्व या सामान्य तत्व। और ये कौन कौन से हैं? ये कहां से कहां तक है? ये फर्स्ट ए से सेवंथ ए वर्ग में आते हैं, सेवंथ ए वर्ग में आते हैं। कौन से में बच्चों? सेवंथ ए वर्ग में, फर्स्ट ए से सेवंथ ए वर्ग में। और आवर्त फर्स्ट से सेवंथ आवर्त तक, आवर्त भी इसमें ये आ रहा है आपकी, फर्स्ट से सेवंथ आवर्त। ये लो, इसमें भी देखो एक पॉइंट और देखो, एक पॉइंट और क्या है आपका? इसमें देखो सेकंड आवर्त के जो तत्व है ना आपके, कौन से? सेकंड आवर्त के तत्व, सेकंड आवर्त के तत्व। अब सेकंड आवर्त में तो कौन आता है आपके? जैसे लिथियम, बेरिलियम, आपकी उधर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस तरीके से एलिमेंट्स आते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? सेकंड आवर्त के तत्व सेतु तत्व कहलाते हैं। कौन से तत्व? सेतु तत्व, ब्रिज एलिमेंट। कौन से एलिमेंट? ब्रिज एलिमेंट। ब्रिज, ब्रिज का मतलब सेतु, अरे पुल, सेतु तत्व, सेतु तत्व, हाँ जी, सेतु तत्व कहलाते हैं, कहलाते हैं। और जो थर्ड आवर्त के तत्व है ना, थर्ड वाले, थर्ड आवर्त के तत्व, ये प्रारूपी तत्व कहलाते हैं। थर्ड आवर्त के तत्व क्या कहलाते हैं? प्रारूपी तत्व, प्रारूपी तत्व कहलाते हैं। प्रारूपी या कह दो प्रतिनिधित्व वाले तत्व कहलाते हैं। कौन से? थर्ड आवर्त वाले। हाँ, और देखो ये तो हो गया आपके सामान्य वाला, सामान्य या प्रतिनिधि तत्व। दूसरा देखो इसने जो क्लासिफिकेशन किया है वो आपकी क्या किया है? संक्रमण तत्व। कौन से तत्व? संक्रमण तत्व। तो मैं दूसरा लिखता हूं, इसका जो वर्गीकरण है वो क्या है आपका? संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते थे अपन। डी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहते थे? संक्रमण तत्व। तो देखो इनमें यहां तो कौन सा संयोजकता कोष तो कैसा है? इनकम्प्लीट। और उससे पहले वाला है उपांत्य वाला, वो कंप्लीट था। जबकि यहां संयोजकता भी कैसा होता है? इनकम्प्लीट। और उपांत्य भी कैसा है? इनकम्प्लीट। तो क्या कहेंगे इनमें? संयोजकता कोष या बाह्यतम कोष कह सकते हैं। वह संयोजकता कोष व उपांत्य कोष, उपांत्य कोष सामान्य
या यूं लिख दूं मैं, देखो ऐसे कि इनमें जो है ना संयोजकता कोष व उपांत्य कोष मूल अवस्था, जो अपन ने पीछे डेफिनेशन लिखी वैसे इसकी मूल अवस्था मूल अवस्था अथवा सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में कैसे होते हैं? अपूर्ण होते हैं। सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में अपूर्ण होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? अपूर्ण होते हैं। ये कौन कौन से कोष? एक तो संयोजकता कोष और एक कौन सा है? उपांत्य कोष। और तो देखो इसने इसकी हमने सारी बातें लिख ली थी, ठीक है ना। एक तीसरा है आपका, देखो कौन सा, सुनिए, तीसरा है आपका, हाँ जी, तो इसको तो मैं यहां वो कर देता हूं, देखिए, हाँ जी, ये बोर का वर्गीकरण, हाँ जी, बिल्कुल ये आ रहा है, ठीक है। हाँ, बोर का वर्गीकरण, तो कितने हो गए? दो। और तीसरा देखो इसने क्या कहा है, तीसरा जो है आपकी वो है अंतः संक्रमण तत्व। कौन से? अंतः संक्रमण तत्व। कौन से? अंतः संक्रमण तत्व। तो अंतः संक्रमण तत्व किसको कहते हैं? अपन एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व भी कहते हैं भाई। एफ ब्लॉक के तत्वों का नाम क्या है? अंतः संक्रमण तत्व। तो मैं इधर लिख दूं, देखो पीछे गया था ना अपना वो, कहा, देखो ये, हाँ, एफ ब्लॉक आ रहा था नहीं, एफ ब्लॉक, और ये पीछे एफ ब्लॉक कहलाते हैं। इन्हें यहीं लिख देता हूं मैं, इन्हें हाँ जी, इन्हें अंतः संक्रमण तत्व भी कहते हैं। कौन से? अंतः संक्रमण तत्व भी कहते हैं, कहते हैं। इन्हें अंतः संक्रमण तत्व भी कहते हैं, आ रहा है बिल्कुल। इनको कौन से तत्व? अंतः संक्रमण तत्व भी कहते हैं हम। किसको? एफ ब्लॉक के तत्वों को। अरे किसके तत्वों को बच्चों? एफ ब्लॉक के तत्वों को। कौन से तत्व कहते हैं इनको? अंतः संक्रमण तत्व। हाँ जी, अंतः संक्रमण तत्व। तो इनमें क्या होता है? देखो उनमें तो संयोजकता कोष इनकम्प्लीट था, उपांत्य भरा था। संक्रमण वालों में संयोजकता भी इनकम्प्लीट है और उपांत्य भी इनकम्प्लीट है, जबकि यहाँ संयोजकता, उपांत्य, उससे अंदर वाला भी उपांत्य कोष वो भी कैसा होता है? अपूर्ण होता है। कैसा? उपांत्य कोष भी कैसा होता है? अपूर्ण। तो क्या कहेंगे इनमें? इनमें संयोजकता कोष, संयोजकता कोष, कॉमा उपांत्य कोष, कैसा कोष? उपांत्य कोष,
वह उपपांत्य कोष। कौन सा? उपांत्य उपांत्य कोष कैसा होता है? अपूर्ण होता है। कैसा होता है बच्चों? अपूर्ण होता है। ये लो। और एक लास्ट बच रहा है आपका, कौन सा? लास्ट देखो कौन सा है आपका। लास्ट है आपका एक, इसने बटा अक्रिय गैसों में। किसमें? अक्रिय गैस तत्व। कौन से बच्चों? अक्रिय गैस तत्व। तो क्या कहेंगे अपन? हाँ जी, क्या कहेंगे? इनका संयोजकता कोष। कौन सा कोष? संयोजकता कोष पूर्ण भरा होता है। इनका संयोजकता कोष कैसा होता है बच्चों? पूर्ण। तो इनका संयोजकता कोष पूर्ण भरा होता है। कैसा भरा होता है? पूर्ण भरा होता है। इसका मतलब अक्रिय गैसों का संयोजकता कोष पूर्ण भरा है, इसलिए कैसे ये कम क्रियाशील। ये बात हमने पीछे कर ली थी। इनको नोबल गैस या उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं। इन्हें, ये लो, इन्हें वैसे तो पीछे लिख लिया था अपन ने, नोबल गैस या फिर कौन से? उत्कृष्ट गैस कहते हैं। कौन से गैस? उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं। ये अक्रिय होते हैं। कैसे होते हैं? अक्रिय होते हैं। कारण क्या है? इनका संयोजकता कोष कैसा होता है? कंप्लीट। यानी मैं लिख दूं यहां, संयोजकता कोष पूर्ण भरा होने के कारण। ये लो, संयोजकता कोष, संयोजकता कोष पूर्ण होने के कारण, पूर्ण होने के कारण। ये लो। तो ये हमने कितनी बातें कर ली कि बोर वाला वर्गीकरण पढ़ लिया, और एक वो आधुनिक वाला पढ़ लिया, दोनों एसपीडी और एफ वाला। और एक बोर के अनुसार तो चार ही है। एक सामान्य प्रतिनिधि तत्व, दूसरे संक्रमण तत्व, एक अंत्य संक्रमण तत्व, और एक कौन से हैं? अक्रिय गैस तत्व, जिनको हम नोबल गैस या उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं। इनका संयोजकता कुछ कंप्लीट है। सामान्य प्रतिनिधि वालों का उपांत्य कंप्लीट था, और उसका क्या था? संक्रमण वालों का दोनों इनकम्प्लीट है। इसका मतलब अंदर वाला है उपांत्य, यानी संयोजकता कोष से दो अंदर वाला वो भरा हुआ है। जबकि यहाँ अंत्य संक्रमण वालों में देखो संयोजकता, उपांत्य और उपपांत्य तीनों ही कैसे खाली हैं। बस तो इस आधार पर इनको कितने भागों में बांट दिया बोर्ड ने? 4 भागों में। कितने भागों में बच्चों? 4 भागों में। तो इस तरीके से हमारा तत्वों का वर्गीकरण कंप्लीट होता है। ठीक है, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। क्लास अच्छी लगी, क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भैया ना। थोड़ा सा अपने 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो अपन लाइव क्लास लिया करेंगे बिल्कुल, जिससे आपके डाउट हाथों हाथ क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। ओके, गुड नाइट सभी को, शुभ रात्रि।